जी सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और एज यूजुअल की तरह हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो रैली करते हुए 114,000 को कल के दिन में क्रॉस कर चुकी हुई है। आज के दिन थोड़ी सी नीचे है, लेकिन अगेन बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और एज यूजुअल जो है हमारी जो बुल्स एंड बियर्स की टॉप पिक्स हैं वो भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। सो आइए चलते हैं फराज भाई की तरफ। जी फराज भाई, पहले तो थोड़ा सा बता दें कि कैसा रहा आपका पूरा वीक, आपकी जो टॉप पिक्स थी वो कैसी रही। इवेंट भी हमने अटेंड किया कराची में, तो वो कैसा, मीटअप में बड़ा मजा आया। काफी लोग, लॉट ऑफ पीपल वर देयर टू वेलकम अस अगेन। कराची आते हैं हमेशा खुशी होती है। तो थोड़ा सा बताएं आपके एंड से क्या मसरूफियात चल रही हैं। जी वालेकुम सलाम। हमारा अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। बिल्कुल, हमने कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की और उधर एक्सपो था उस पे भी उसको भी अटेंड किया। तो बहुत से फंड मैनेजर तो जो थे उनसे मेरी बात हुई, तो कहने लगे कि हम आजकल काम नहीं कर रहे। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं हमार और आपकी रिसर्च काफ़ी है। सो सो बुल्स एंड बेयर शो देख रहे हैं वो लोग भी और एंजॉय कर रहे हैं और बेहतरीन वो चल रही है। और बड़ा मज़ा वाकई हमेशा कराची में तो बहुत ही आता है। जो हमारे अलमनाई का गेट टुगेदर था वो भी बहुत अच्छा हुआ। चलते हैं इस वीक जो हमने टॉपिक्स थी या पिछले दिनों पिछली एपिसोड्स की जो पिक्स थी वो अभी बड़ी अच्छी रही हैं। उसको रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीए शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट सरमाया.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट सरमाया.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, AGTL हाईलाइट किया था ट्रैक्टर कंपनी लास्ट एपिसोड के ऊपर। उसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किए। इस टाइम ये अपने डी पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया था 540 उसको भी जाके टेस्ट कर चुका है। बहुत अच्छे रिटर्न्स आए इसमें। स्टिल पोटेंशियल है, कहीं पे भी दोबारा नीचे आता है हाई लो के करीब फिर से बाय कर सकते हैं। फिर लास्ट एपिसोड पे एच कार तो हमने उसी टाइम मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग जब चल रही थी उसी टाइम बाय किया था। इस टाइम 322 चल रहा है। 290 285 86 से ख़रीदा था। और इसकी फर्स्ट जो हमने ऐसे फील पे कॉल्स दी थी वहाँ पे सेकंड टीपी हिट हो गई। स्टिल जो इसको राइड करना चाहते हैं वीकली चार्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर और बड़े टारगेट्स रखना चाहते हैं, स्टिल इसमें पोटेंशियल है। फिर उसके बाद नेशनल फूड्स ये हमने 14 नवंबर को हाईलाइट किया था। एक भाई का कमेंट भी आया हुआ था कि यार ये नहीं परफॉर्म किया अभी तक, बाकी सब स्टॉक्स कर गए। सो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, ये भी बढ़ गया है। सही है। और ये भी 200 के करीब जो इसकी टीपी है उसको जाके हिट करने वाला है। फिर अटक सीमेंट हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल से 1 नवंबर को, और 150s 145 इस तरह कुछ था। हाँ 148 150 के करीब था। तो मैंने बोला था उसमें कि ये इसको बाय करें, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और ये बढ़ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से तो बहुत मैसिवली बढ़ा है। अभी जो चल रहा है ये तकरीबन 260s के हाइज़ लगा के 249 के करीब आया है। फिर एक और SPEL, ये हमने 29 नवंबर को डिस्कस किया था इसके बारे में। और मैंने कहा था ये एक्यूमुलेशन फेज़ थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये परफॉर्म करना शुरू करेगा। वैसे ही हुआ। मीटअप पे एक हमें हमारे स्टूडेंट मिले थे, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। सो वो कह रहे थे मैं बुल्स एंड बेयर्स में पहली दफ़ा जो मैंने कॉल ली SPEL की थी वो अभी तक परफॉर्म ही नहीं किया और मुझे लसन लग गए। सो ये उनके लिए अभी एक दिन हुआ है और ये कैप हो गया उसके बाद से। तो आई थिंक आपके पास स्टिल होगा और इन्जॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टारगेट था TP1 का वो भी हिट हो चुका है और TP2 के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। स्टिल इसमें बहुत पोटेंशियल है, अपनी एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर बढ़ा है। फिर एक हमने मीम कॉइन को डिस्कस किया था 2.9 समथिंग पे था और कहा था कि ये बढ़ जाएगा 3.9 तक जाएगा और एग्जैक्टली 3.9 को ही टेस्ट करने के बाद नीचे आए। स्टिल इसमें भी पोटेंशियल है, ये अभी भी परफॉर्म कर सकता है। फिर लास्ट वीक कुछ और क्रिप्टो हमने डिस्कस की थी जिसमें मैंने चार्ट पैटर्न्स देखते ही बोल दिया था कि कम्युनिटी के सिग्नल्स थे बेसिकली, जो हमारी कम्युनिटी में शेयर हो रहे होते हैं अलमनाई में।
चार्ट्स देखते ही मैंने बोल दिया था ये देखें ये इतने अच्छे पैटर्न्स हैं वैसे ही बढ़ जाएंगे। सो आप जब सीख के काम कर रहे होते हैं ना तो उसके लिए आपको बुल्स एंड बेयर शो का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना मेरी ना मार की ना किसी भी कॉल्स की। तो आप ख़ुद से सीखें और उसको वो करें। यहाँ पे ये देखिएगा ये वो एक कॉल थी EDU की, ये बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। उसके बाद फर्स्ट TP हिट हो, ये इसमें तकरीबन 30% रिटर्न्स हैं इस एक पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। फिर इसी तरीके से FTM का बोला था उन्होंने सिग्नल के ऊपर, ये भी इजीली 20% ऊपर बढ़ गया है उस कॉल के बाद से। PolyX भी हमने बताया था, ये भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है, इसमें भी 20-25% गेंस हैं। TI/USDT इसमें भी ऐसे ही था, ये भी परफॉर्म करता जा रहा है। सो मेरे ख्याल में सीख के अगर आप काम करते हैं ना तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। फिर आपको ख़ुद से रियल टाइम कॉल्स, या इवन आप अलमनाई में भी आ जाते हैं सरमाया कम्युनिटी के, तो वहाँ पे ना सिर्फ क्रिप्टो के सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी लीगली करें, खुल के काम करें, PSX के मिल रहे होते हैं। फिर ग्लोबल मार्केट्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी वगैरह सब कुछ ही चल रहा होता है। सो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा वीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे टारगेट्स हिट हो गए। बाकी जिनका भी मैं जिक्र नहीं कर रहा, स्टिल उनकी ट्रेड कॉल्स या जो ट्रेड प्लान्स थे वो इंटैक्ट हैं। आप प्रीवियस एपिसोड्स में जाके उसका ट्रेड प्लान में से स्टॉप लॉस TP देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। जी अमार। परफेक्ट हो गया। बहुत बहुत बेहतरीन एनालिसिस आपने किए हैं और रिजल्ट्स सबके सामने ही हैं। बहुत अप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा लोग देते भी हैं, लेकिन एक दो ट्रिपीज जब नहीं हिट हो रही तो फिर जैसा आपको कहा कि एक आध स्टॉक मैंने लिया, वो इसने परफॉर्मेंस नहीं की, वो भी हमने दिखा दिया कि अब परफॉर्मेंस हो गई है। तो बैकएंड पे देखें, दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो कुछ ना कुछ बैकएंड पे कोई ना सीन हो रहा होता है। कोई क्वार्टरली रिपोर्ट अगर उसकी आ गई, जैसे हमने ऑक्टोपस की एक दफ़ा कॉल दी थी, ऑक्टोपस का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर ही था, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वो दोबारा ऊपर आ गया था। इसी तरीके से SPEL का अगर अभी आप रिसेंटली देखोगे ना तो ये पूरा जो कंपनी है दैट इज लिंक विद ऑटो इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो बना के देती है। आगे इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये मेरे एंड पे जो मेरी एक लिस्ट बनती है जिसके अंदर मुझे पता होता है कि अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज कौन कौन सी हैं, वो हम उसमें SPEL हाईलाइट हो रहा था कि दिस कैन बी अ पोटेंशियल स्टॉक या कंपनी जो आगे जाके परफॉर्म करती है। मैं थोड़ा सा आज इसको भी डिस्कस करूंगा कि फंडामेंटली आप लोग स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हम एज ए स्टूडेंट को, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जिस तरीके से टेक्निक्स पढ़ाई हुई है कि आप लोग क्या करो कि एक फंडामेंटल्स के अंदर आप लोगों ने ग्रोथ फैक्टर्स देखने हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर्स देखने होते हैं, इन्वेंट्री कैसी चल रही है, सारी डिटेल देखनी होती है जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छे बिजनेस में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये दिखा दूं, जो कॉन्सेप्ट हम फंडामेंटल से कैपिटल मार्केट के अंदर पढ़ते हैं, वो सारी चीजों का जो हम कवर करते हैं, हम उसके साथ साथ उसको एक स्कोरिंग मैकेनिज्म देते हैं या एक लिस्ट देते हैं कि ये जो कंपनीज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ये अगर सारे कंपोनेंट्स टिक मार्क हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, वो कंपनी उठ के सामने आ जाएगी। यानी कि एक एक्सेल के ऊपर काम किया हुआ या ओवरऑल हम बैक एंड पे जो सारे स्टूडेंट्स अपना वर्किंग खुद करते हैं, तो ये हमारे पास अच्छी अच्छी कंपनीज आती रहती हैं। अच्छा, मैं एक साल पहले आपको लेके चलता हूँ जब, क्योंकि ये मेरी एक क्वार्टरली एक्सरसाइज होती है, मेरी प्राइवेट अपनी शीट है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। अगर जून 2023 के अंदर मैं कुछ आपको कंपनीज को दिखाऊं जो कि मेरे पास काफी ज्यादा आई थी, उसमें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन वाज वन ऑफ द कंपनी जो मेरे पास आ रही थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद फातिमा जो है वो मेरे पास आ रही थी। इसी तरीके से फर्टिलाइजर है, वो भी मेरे पास आ रही थी। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ACPL अभी हमने डिस्कस किया, ये दो तीन स्टॉक्स जो है मेरे पास एक साल पहले आ रहे थे। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, और ये थोड़े से वो स्टॉक्स हैं जो कि अक्सर आपको म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो होता है उसमें नजर नहीं आ रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का रिटर्न एक साल के अंदर कितना रहा है, तो ओवरऑल दिस हैज गॉन अप फ्रॉम तकरीबन 90 टू 450। तो दिस इज अमेजिंग रिटर्न। इसके अलावा जो है ACPL को देख लेते हैं। ACPL जो है वो मेरे पास आ रही थी बैक इन जून 2023, और अगर उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो ये तकरीबन 60 के पास था और अब 250 के पास है। 4 गुना जो है इसका स्टॉक की प्राइस बढ़ गई हुई है। इतने ज्यादा सीमेंट्स में थट्टा सीमेंट एक और कंपनी है, वो भी मेरे पोर्टफोलियो में आ रही थी। तो उस तरीके से ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज परफॉर्मिंग इन द सेम वे। इसी तरीके से अगर आप फातिमा को देखोगे, फातिमा जो ये भी मेरे पास पोर्टफोलियो में थी, और अगर यहाँ पे आप देखो तो ये तकरीबन 28 से लेके 80 तक ये जा चुका है। FFC भी अगेन मेरे पोर्टफोलियो में आया था। यहाँ पे मैं आपको बाकी भी दिखा देता हूँ। सो इफ आई कैन शो यू फ्रॉम, और यहाँ पे करते ही हैं सितंबर 2023 का भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि आपके पास कंपनीज आ रही हैं
जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही हैं। अब सितंबर 2023 में देखें FFBL फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे पास यहाँ पे कंपनी आई, और अगर आप उसको सितंबर 2023 से ही हम इसका स्कोर देखें तो इसमें बड़े मैसिव गेन्स आपको मिल सकते थे। तो दिस इज हाउ इट इज परफॉर्मिंग। अगर आप यहाँ पे देखें, सितंबर से देख लेते हैं, सो ये वाला पीरियड है। 16 का जो स्टॉक है वो तकरीबन 95 पे जा चुका है, तकरीबन आप समझ लें 8 गुना जो है उसकी परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो इसी तरीके से अगर आप लेटेस्ट वाले भी देखेंगे तो हमारे पास ये मेरे 2 महीने पहले मैंने इसके ऊपर वर्किंग की थी, और अगर इसमें देखें तो अभी तक हमारे पास FFBL आ रहा है। लेटेस्ट जो मेरे पास एडिशन हुई थी उसमें लॉटे केमिकल जो था वो भी इसमें शामिल है। और लॉटे केमिकल आप लोगों को खुद ही पता है कि आजकल हमारी कॉल्स भी थी, उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीजें क्यों हमारे पास आती हैं कि GTYR इसकी भी हमने कॉल्स दी। तो ये सारी ऐसे एनालिसिस हैं या कंपनीज के रिजल्ट्स हैं जिनके अंदर कोई चेंजेस आई हैं, यानी कि अगर कोई उनकी अर्निंग्स ग्रो हुई है या उनका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो हमारे एंड पे क्या होगा, हम इनको रैंकिंग देते हैं या इनको टेक्निक एक यूज करते हैं जिसके तहत टॉप 20% कंपनी जो हमारे पास होंगी वो हम फर्दर एनालिसिस के लिए आएंगी। और ये नहीं है सिर्फ कि एनालिसिस हो गया तो हमने इसको जंप इन कर दिया, अब आगे हम इसको थोड़ा सा मजीद पढ़ते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी इसके बिजनेस के रिजल्ट जो है वो अच्छे हैं या नहीं है। अच्छा, ये वाली जो शीट थी मैंने आपको दिखाई है, दिस इज फ्रॉम टॉप 100 कंपनीज, यानी कि KSE 100 की कंपनीज हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको रिसेंटली यहाँ का भी दिखा दूं जो कि टॉप 100 के अंदर नहीं आती, यानी कि 500 कंपनीज हैं, उनको टोटल एनालिसिस किया जाए तो वहां पे भी आपके सामने रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये थटा सीमेंट देखें, ये मेरे पास 1 साल से लगातार आता जा रहा था। थटा सीमेंट 15-20 रुपए का शेयर था और अब 200 के पास हो गया। इसी तरीके से क्रिसन स्टील मेरे पास पिछले साल से आता जा रहा था मेरे पोर्टफोलियो में अगेन, और वहां से अगर आप देखें तो इसने बहुत जबरदस्त रैली की है। आई थिंक 20-30 रुपए का शेयर था 1 साल पहले, और अब जो है वो 125 से अगेन वापस आया। तो देखें कितने मैसिव गेन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे तरीके से पता हो कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। यू कैन मास्टर योर ओन स्किल्स और आप खुद से अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अगर आजकल के टाइम की बात की जाए तो कुछ ऐसी कंपनीज मेरे पास आ रही हैं जो होल्डिंग कंपनीज भी हैं, जिसमें AHCL आ रहा है हमारे पास, AICL आ रहा है, आदमजी इंश्योरेंस कंपनीज भी मौजूद है। उसके अलावा जो है हमारे पास JSCL, आई थिंक मैंने इसको कवर कर लिया है। IGIHL है कंपनी, एक वो कंपनी में हमारे पास आ रही है। तो ये 3-4 कंपनी जो लेटेस्ट मेरे पास स्कोर्स हैं उसके अंदर आ रही हैं। अगर मैं एक आपको AICL का भी परफॉर्मेंस दिखा दूं, ये 2 महीने पहले मेरे पास पोर्टफोलियो में आई थी और मैंने इसका जिक्र भी किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो अब तक जो है इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दी हुई है, 35 से तकरीबन 54 के पास आ चुका है। तो अगेन फंडामेंटल्स को आप अगर साथ कंबाइन करो टेक्निकल्स के तो आपका किलर कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक हो गया, चलें अब लेट्स गेट टू आवर मैक्रो इकोनॉमी और थोड़ा सा इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो लास्ट वीक के अंदर जो हमने डेवलपमेंट्स देखी थी उसमें टी बिल्स का रेट हमने देखा था तो तकरीबन 12.1% आ गया। रिजर्व्स हमारे इंक्रीज किए थे। ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी एक हुई थी, वो मैंने बताई थी कि उसका PPL और मारी के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो हमने देखा कि मुसलसल 2-3 महीने से बढ़ती जा रही है। हम बुल्स एंड बियर्स में काफी दफा इसको हाईलाइट भी कर चुके हैं। ये ऑटो की जो कंपनीज है वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगी। आज का जो सेक्टर होगा वो भी ऑटो पार्ट्स के ऊपर ही, और ऑटो की जो से रिलेटेड जो दूसरी कंपनीज हैं जो उनको सप्लाई कर रही होती हैं, रॉ मटेरियल पर सप्लाई करती हैं या टूल्स वगैरह सप्लाई करती हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है पाकिस्तान को $500 मिलियन मिलने थे ADB के से क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत। सीमेंट के डिस्पैचेस हमने डिस्कस किए थे, ये वो भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। और लास्ट जो है पेट्रोल की जो सेल्स हैं वो 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है। अच्छा, जो इस वीक के कुछ डेवलपमेंट्स हैं जैसे कि CPI का लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ये हमारी इस दफा जो है वो तकरीबन 4.9% आने वाली है। दिस इज द लोएस्ट इन द लास्ट 6.5 ईयर्स। तो 6 साल के निस्बत सबसे कम जो है इन्फ्लेशन अभी आई है, और ये टारगेट में है हमारे सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टारगेट है दैट इज अराउंड 5 to 7%। तो आप देख सकते हो कि अब हमारी इन्फ्लेशन भी टारगेट के अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमी हमारे हालात काफी बेहतर है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेड डेफिसिट थोड़ा हमारा कम हुआ है। पहले 9.3 बिलियन था और अब जो है 8.65 बिलियन डॉलर्स पे आया है। तो ये आपके इंपोर्ट्स जो हैं, जाहिर सी बात है अब थोड़ी सी चलना शुरू हुई हैं, तो इंपोर्ट्स ज्यादा अब हम थोड़ी बहुत कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज नजर आएगा।
अच्छा, बैंक्स एडीआर हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते रहे हैं और पहले भी देख रहे थे कि 38% एक महीने पहले था, बैंक के ऊपर सख्ती थी स्टेट बैंक की तरफ से कि आप अपने एडीआर को या एडवांस डिपॉजिट रेशियो जो हमने बैंकिंग सेक्टर के अंदर कवर किया था, इसको 50% से ऊपर करें। तो इस महीने का जो एंड है अभी तक जो है 47 तक ये तकरीबन पहुंच गए हैं। इसका मतलब है दे धड़ाधड़ आप कह लो कि बैंक्स जो हैं कॉर्पोरेशंस को लोन्स वगैरह दे रहे हैं ताकि किसी तरीके से एडीआर को 50% तक लाया जाए। तो अब तकरीबन ऑन एवरेज 47 तक आ गया, 3% सिर्फ रह गया। जौन से बैंक्स रह गए हैं वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से 50% तक इसको ले आए। नेक्स्ट जो है सऊदी अरब ने एग्री किया कि जो उसके डिपॉजिट्स पड़े हुए थे पाकिस्तान के पास, तो वो 1 साल तक उसको डिपॉजिट रहने देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके रिजर्व्स अभी भी फिलहाल ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ ताल्लुकात हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमेशा से रहे हैं, तो वो अगर अच्छे रहेंगे तो हमारी आगे भी सिनेरियो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान के जो रिजर्व्स, जो टोटल अभी एडीबी के बाद, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद आपको जो पैसे रिसीव हुए हैं, उसके बाद अब हमारे रिजर्व 12 बिलियन तक जा चुके हैं। दिस इज द हाईएस्ट इन 2.7 ईयर्स। तो अब आप खुद सोच लें कि टीवी पे आपको ऐसी न्यूज नहीं मिलती। ये सारी न्यूज जो है यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स पे ही हम कवर करते हैं। सो ये अगेन दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो 2.9 बिलियन आई है इस मंथ भी, एंड दिस इज अगर एक साल की निस्बत देखा जाए तो 29% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। जितना आपके मुल्क की हालात ठीक रहेंगे, स्टेबिलिटी ठीक रहेगी, तो बाहर के जो ओवरसीज पाकिस्तान है उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो किसी तरीके से आपके मुल्क में पैसे भेजते रहें। तो चाहे $3 बिलियन आ रहा है, लेकिन अगेन पाकिस्तान को इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। चलें, दैट्स अबाउट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फराज भी थोड़ा अपने एंड से आप KSE 100 को थोड़ा सा कवर कर लें कि अभी आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे जाएगी मार्केट। सही। हमारा सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि जिस तरह हमने लास्ट वीक कहा था ना कि 100 इंडेक्स में अगर कहीं प्रेशर आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। बहुत से लोग पैनिक कर गए थे जो ट्यूसडे वाली इसकी सेलिंग थी। मार्केट ने सिर्फ 2000 या 2100 पॉइंट्स निकाले होंगे, पैनिक कर गए थे। सो 2100 पॉइंट्स इज़ नथिंग। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8-10 हज़ार पॉइंट्स भी निकलें, क्योंकि इंडेक्स इतना बढ़ गया। रिट्रेस जब भी करेगा तो इतनी बड़ी ही करेक्शंस आएंगी। अब करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो सजेशन दी जा रही होती है ना आप लोगों को कि जिस टाइम मार्केट माइनस हो गई थी 1800-1900 पॉइंट्स, उसी टाइम मैंने जाके अपने फेसबुक प्रोफाइल से या अपने SFL के क्लाइंट्स को जाके बोल दिया था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसमें आप घबराएं नहीं, ये टॉप नहीं है और बाय करें। और उसके अगले दिन ही हमने देखा कि वो 2000 पॉइंट्स भी रिकवर हो गए और उसके बाद आज हम नए हाइस के ऊपर खड़े हुए इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को सजेशंस दूँ ना कुछ, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, उनके लिए एक मशवरा है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छी राइड ली है और उम्मीद है सब प्रॉफिट्स में होंगे। आपके पास कोई सा भी स्टॉक हो, आप प्रॉफिट में होंगे इस टाइम। सो आप लोग क्या करें, अगर आपका 1 मिलियन का पोर्टफोलियो है, आप उसमें से 2.5 लाख रुपए कैश पर आ जाए। सही है, बाकी आप चलने दें। आप 25% तो गेंस अब तक हो चुके होंगे ना। हमारी अगर कॉल्स अगर आपको कोई भी फॉलो करें 20-25% तो ईजिली हो जाता है। सो वो जो प्रॉफिट वाले पैसे हैं आपके, उसको कैश पे रख लें। जब भी मार्केट 2000-3000 पॉइंट्स माइनस, और मैं अभी आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस जगह पे जाके जब माइनस मार्केट हो तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं। सो अभी आप लोग ये करें कि अगर आप लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मार्केट बढ़ती जा रही है और डर लग रहा है कि ये हाई ना हो, और जब आप ख़रीद भी लेते हैं कोई हाई पर तो उसके साथ क्या करना है, उसके साथ आप ऐसे रखेंगे। सो कैश पर आ जाएं, थोड़ा सा कैश पर आए, ताकि जब ये अपॉर्चुनिटी मिले आपको, मार्केट करेक्ट हो तो आप लोग बाइंग पावर हो आप लोगों के पास, उससे फ़ायदा उठा सके उस करेक्शन का। अभी तक फ़िलहाल ये टॉप नहीं है, मैं अभी आगे और भी तरीके से समझाता हूँ। पहले तो हम अपने पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। स्टिल आपका हायर हाइज एंड हायर लोस चलता हुआ आ रहा है। सही है। टाइम साइकिल्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि मिड ऑफ जैन या उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ फेब, इसके दरमियान कहीं मार्केट को फ़िलहाल एक टेम्पररी हाई डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद करेक्शन आए, रिट्रेस हो, दोबारा से एक्यूमुलेट हो, फिर एक नई रैली बनाए। फिर उसके बाद हमने डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, चूँकि हम इससे पहले दूसरी को फॉलो कर रहे थे, उनके एसएल्स बहुत दूर बनते थे। अभी आप अगर EMA डेली की 21 को देखेंगे, वो 104 के करीब यहाँ कहीं आ रही होगी। सो आप इसको स्टॉप लॉस या इसको अपना करेक्टिव पॉइंट रख सकते हैं, यहाँ कहीं आए तो बाय करें। दिसंबर आपका बुलिश मंथ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। अभी तक आप लोग देख रहे हैं कि कोई रिट्रेसमेंट
मेजर नहीं आई और दिसंबर जो है अच्छे खासे पॉइंट्स डाल चुका है, अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ चुकी है। बेयरिश इंडिकेशंस मेरे पास फ़िलहाल कोई भी नहीं है। सपोर्ट के ऊपर अब जब भी आती है 2 मेंशन की हुई है सपोर्ट, यहाँ पे इनको फॉलो कर लें। यहाँ कहीं आती है इसको बाइक भी कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस अपना डिफाइन कर लें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का। सो ये ओवरऑल एक जर्नल सिनेरियो है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग घबरा रहे होते हैं ना, देखें कभी भी मार्केट का टॉप सिंगल टॉप नहीं होता। हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा करेक्ट हो, दोबारा हाइस के करीब ज़रूर जाएगा या उसके करीब करीब जाएगा, थोड़ा सा हाइस को ब्रेक भी कर सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट जिसको कहते हैं। उसके बाद जाके मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड को शुरू करती है। कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट ऐसे नहीं होता कि सिंगल टॉप लगाए और यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर मैं पीछे भी जाऊँ आप लोगों को दिखाऊँ, इससे पहले जब भी हाइस लगे हैं मार्केट के, मार्केट हमेशा, अब फ़र्ज़ करें अगर ये टॉप है, अगर ये टॉप था जिस टाइम लोग डर रहे थे इधर भी, तो दोबारा मार्केट आई, बाउंस किया, वहाँ पे आपको निकलने का मौका मिला। सो हमेशा जब भी ये आपको लगे कि ये टॉप है, उसके बाद दोबारा मार्केट आती है, उसके करीब करीब आपको निकलने का मौका मिलता है। कभी भी सिंगल टॉप मार्केट के डिफ़ाइन नहीं होते, सिंगल टॉप कोई पैटर्न ही नहीं होता कि वो डिफ़ाइन करे। तो इस चीज़ को लेके परेशान ना हो। अब चूँकि आप लोग घबरा रहे होते हैं बहुत से लोग, और मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आती, इतने ज़्यादा माशाल्लाह से पढ़े लिखे यूट्यूबर्स एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं सेलिंग इज़ एन आर्ट, और बेचें यहाँ पे। क्यों बेचें? मतलब तरीके से बेचें ना, आपको कोई टेक्निकल रीज़न तो हो। ये थोड़ी कि बहुत बढ़ गई है तो हम बेच देंगे, और बढ़ गई है तो और बढ़ेगी ठीक है। तो ये तो आप लोगों को यहाँ से पैराबोलिक मूव है, ये कुछ भी नहीं है, अभी और बढ़ेगी। अच्छा, सो यहाँ पे ये टॉप इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं होगा। टॉप हमेशा आपके को मौका देता है निकलने का, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आता है। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है ही नहीं। सेकेंडली, जो आप जिस स्क्रिप्ट में होते हैं ना, उस स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस जैसे हम लोग बता रहे होते हैं, आप डिफ़ाइन कर लें। हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें। हायर लो क्या चीज़ होती है? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। गूगल करें, सर्च करें और सीख लें उसको। मुझे टाइम मिला, मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा। सो उसके नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रखें और इसको लेके चलें। अभी एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि कब कब आपको पता चल सकता है कि ये करेक्शन आने वाली है। सही है। सो बहुत से टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं जो बस फ्लूक या तुक्के मार रहे हैं कि ये टॉप हो सकता है, ये टॉप हो सकता है। टॉप चूँकि प्राइस डिस्कवरी चल रही है, नए हाइज लगा रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा इसके टॉप को पकड़ना या क्या कहते हैं उसकी प्रेडिक्शन करना है कि ये वाला लेवल जो है हाई है। उसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ आज आप लोगों को कि कैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से करेक्शन आएगी। एक इंडिकेटर लगाएं। अब देखें, ये वो चीज़ें हैं जो कोई और टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बताएगा। वो ये भी नहीं बताएगा किस टाइम किस इंडिकेटर को या किस चीज़ को देखना होता है, क्या यूज़ करना होता है। ये मेरी टोटली अपनी रिसर्च है, किसी किताब में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। सही है। और कोई डिस्कस भी नहीं करता होगा इस चीज़ को। चलिए अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक इंडिकेटर लगाएंगे स्टोकास्टिक के नाम से, STO, इसको सर्च करें। यहाँ पे जब भी इसके ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस आती है, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ पे चूँकि आपकी मार्केट नए हाइज लगा रही है और RSI, क्लिंगर, चेक एंड ऑसिलेटर्स वगैरह के ऊपर डाइवर्जेंस नहीं बन रही। अब स्टोकास्टिक के ऊपर चूँकि कैप लगा हुआ होता है, 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जा सकती, इसके ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। जब इसके ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट होगी, ये करेक्शन दिखा देगी मार्केट। यहाँ पे भी यही हुआ है, ये नए हाइज लग रहे हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं आपके सारे हाई राइज एंड हाई लोस पे जाएँ, ये आपके डाइवर्जेंस बनी हुई है और उसके बाद करेक्शन हो रहा है। जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं आता ना, उनको मैं अभी फार्मूला बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा नए हाइज लग रहे हैं और ये उसके बाद मार्केट यहाँ से करेक्शन उसमें आ गई है, अच्छी खासी करेक्शन है। ये इन कैंडल्स पे छोटी लग रही है, 87 से 83,000 है। फिर उसके बाद ये वाली जो करेक्शन आप लोगों ने देखी 7-8 हज़ार पॉइंट्स वाली, इस पर भी यहाँ पे डाइवर्जेंस थी और उसके बाद मार्केट ने आपके 99 से 91 कर दिया। ये जो करेक्शंस हैं ये हेल्दी करेक्शंस है, इस पर घबराना नहीं है। स्टिल आपकी अभी तक यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं बनी करंट उस पर, तो हो सकता है मंडे बाय ट्यूसडे आपकी मार्केट एक और हाई लगाए, उसके बाद फिर ये नीचे जाए। अब आप लोग देखेंगे कब ये करेक्शन है या मुझे बाय कब करना है, जब डाइवर्जेंस आ रही हो। अभी इस टाइम नहीं है। सो 1-2 दिन और तेज़ी हो सकती है, उसके बाद फिर शायद डाइवर्जेंस बने और ये नीचे आ जाए। यहाँ पे जब भी स्टोकास्टिक आपका 60 के करीब आए, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया,
उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और फिर बढ़ गया। सो करेक्शन के बाद जब भी मार्केट नीचे आए, स्टोकास्टिक 60 के करीब आए, तो आप लोग इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के बाय करें। जैसे मैंने कहा कि उस दिन मैंने आके लिखा कि ये करेक्शन है, और चूँकि डाइवर्जेंस बनी हुई थी इस जगह पर, और उसके बाद ये करेक्ट होके नीचे आया, तो जब 60 से दोबारा ऊपर जा रहा था मैंने बाय कॉल दे दी थी कि ये बाय करें, अब इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे स्टिल अभी भी पोटेंशियल है, नीचे कहीं आता है 60 के करीब, दोबारा से इसको बाय कर सकते हैं। ये टॉप नहीं है, ये आसान फार्मूला उनके लिए बता दिया। स्टोकास्टिक का इंडिकेटर लगाए, अभी 94 पे चल रहा है, जब 60 के करीब आए समझ लें ये करेक्टिव फेज था, इधर से दोबारा से बाउंस कर जाएगा, क्योंकि 60 की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो दो सजेशंस मैंने यहाँ पे दे दी कि अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अपने कैश पे आ जाएं 25% के करीब। उसको कब यूटिलाइज़ करना है, जब आपका स्टोकास्टिक 60 के करीब आए, वहाँ पे जाके इसको आप बाय कर लें, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। टॉप्स ऐसे नहीं डिफ़ाइन होते मार्केट के, ठीक है। मैं नेक्स्ट सेशन में एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस, प्रोजेक्शंस बता सकता हूँ या बताऊँगा इंशाल्लाह। इस दफ़ा चूँकि इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया, टाइम कम है, फिर हमारे भी अभी एक टॉपिक को कवर करना है। सो बाय नेक्स्ट वीक और 27 को अगर हम लाइव करते हैं ये वाला बुल्स एंड बेयर्स का शो, तो उसमें हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि स्टिल मार्केट यहाँ से परफॉर्म कर सकती है। सो जो भी करेक्शन आ रही है उसमें बाइंग करें। सेकेंडली, इंडेक्स को फ़िलहाल इतना ना देखें, इतना ना फॉलो करें। अपनी स्क्रिप्ट्स को, जो स्क्रिप्ट्स आपकी एक्यूमुलेशन बॉक्सेस को ब्रेक करके परफॉर्म करना शुरू कर रही हैं या अपनी सेकंड लेग की तैयारी कर रही हैं, उस पे जाके इन्वेस्टमेंट करें, उस पे जाके बाइंग करें, उस पे स्विंग ट्रेडिंग करें। इंडेक्स को फ़िलहाल नहीं देखें, ये बढ़ता जाएगा, सही है, इसको देख के नहीं घबराना, अपने स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स के ऊपर नज़र रखनी है। सो ये ओवरऑल 100 इंडेक्स का हमारा ओवरव्यू है। मैंने कुछ एडवाइस भी दे दी, क्योंकि थोड़ा सा भी जब करेक्शन आती है मार्केट में 2000-3000 की, ऐसा पैनिक फैलता है कि यार ये टॉप है मार्केट का और इधर से एग्जिट कर लेना चाहिए। कभी भी ऐसे एग्जिट नहीं होता मार्केट से। जी अमार, आज आप कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, कौन से सेक्टर को देख रहे हैं? पहले तो मुझे लगता है जो आपने जितना डिटेल में बताया इसकी एक छोटी समरी की जाए तो बस घबराना नहीं है, ठीक है। और असल वाला घबराना नहीं है। तो चले, अब आज का जो सेक्टर है दैट इज ऑन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑटो सेक्टर को। तो ऑटो सेक्टर के अंदर एक और सेक्टर भी हमारा आता है जो ऑटो पार्ट्स वाला सेक्टर होता है। तो आई थॉट को उसको भी हम साथ साथ थोड़ा सा कवर अप कर लें, क्योंकि हमने 2-3 स्टॉक्स ऐसे, जैसे आज भी SPEL को हमने डिस्कस किया, GTYR को भी हमने कुछ अर्सा पहले डिस्कस किया था। तो ये सारी कंपनीज इसी के साथ आती हैं। अच्छा, इसका कनेक्शन जो है आपका बाकी ऑटो सेक्टर के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है, 90% सारा उसके साथ लिंक्ड होता है। तो ये थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें इंजन वाला आपके आते हैं, या ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स होते हैं, सस्पेंशन हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम्स हो गए। तो ये कुछ जो होते हैं थर्ड पार्टीज भी बनाती हैं। तो थर्ड पार्टीज जो है वो फिर आपको ऑटो सेक्टर्स को प्रोवाइड करती हैं। फिर सप्लाईज ओरिजिनल इक्विपमेंट्स होती हैं, आपके OEMs जो होते हैं, जो बड़ी इंजन गाड़ियां होती हैं उनके लिए बनते हैं। सपोर्ट फिर आपको मिलती है आफ्टर मार्केट से, उसमें कुछ और भी आपकी सर्विसेज आती हैं, कस्टमाइजेबल एनहांसमेंट, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है, ये सारी चीजें आपकी इसमें शामिल होती है। अच्छा, वैल्यू चेन को सिंपल समझाया जाए तो R&D जब की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है कि कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, किस तरीके से बनाना है, उसकी सोर्सिंग वगैरह कैसे होगी, ये सारी इस तरीके से डिजाइन होता है। फिर रॉ मटेरियल सोर्सिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। जाहिर सी बात है, टेस्टिंग के बाद ही गाड़ी में रखा जाएगा ना। अगर एक भी फॉल्ट निकल आए तो जाहिर सी बात है फिर वो पूरा जो आपने एक बल्क कंटेनर आप कह लो, वो सारा आपका जाया चला जाता है। तो अगेन क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बाद आपके एक्सपोर्ट या ट्रेड, जो भी आप जिस कंपनी को वो चीज बेच रही है, वो सारी आपको दे दी जाती है। अच्छा, की मार्केट सेगमेंट्स इसमें जो सबसे पहले है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पार्ट्स आते हैं। ये सप्लायर्स होते हैं ऑटोमेटिव असेंबलर्स को, जो न्यू व्हीकल्स को जो इंजन वगैरह या इस तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो है। फिर आफ्टर मार्केट पार्ट्स जो हम बात कर रहे थे, ये इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं या इंपोर्टर्स होते हैं, वो सप्लाई पार्ट्स टू वर्कशॉप्स या रिटेल कस्टमर्स वगैरह, उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी इसमें कुछ होती है कंपनीज। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्शन इज कैरिड बाय SMEs, वो also play a vital role in informal parts markets, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंसी इसके अंदर जो बेसिकली की कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड जो होते हैं, शीट मेटल बनते हैं आपके, इंजन कंपोनेंट्स हमने बात कर दी, सस्पेंशन आ गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ गए, इंटीरियर कंपोनेंट्स आ गए, आपके टायर्स आ गए, प्लास्टिक के जो आपके दरवाजे बनते हैं गाड़ियों के, वो आ गए। ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं।
अच्छा, डिपेंडेंसीज में सॉरी अगर आए तो इसमें सबसे पहले तो यही बात है, जिस तरीके से ऑटो में हमने पढ़ा था कि इसमें जितनी ज्यादा ग्रोथ होती है आपकी जीडीपी की, तो उतनी ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं, जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी तो इनका भी काम उसी तरीके से चलेगा। तो ये सारा कुछ अगेन जीडीपी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन जो है, जैसे जैसे महंगाई होगी तो जाहिर सी बात है फिर लोग गाड़ियां लेने की तरफ नहीं आते, बाइक्स लेने की तरफ नहीं आते, नेसेसिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। जब नेसेसिटीज पे करेंगे तो इनके ऊपर भी उसी तरीके से इम्पैक्ट आएगा। थर्ड जो है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ऑटो फाइनेंसिंग कब बढ़ती है हमारी, जब इंटरेस्ट रेट वगैरह जब हमारे नीचे आए होते हैं, तो आपकी फाइनेंसिंग जो है वो सस्ती हो रही होती है, और लोग जो है फिर गाड़ियां आजकल जो है मेजोरिटी केसेस में इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट पे जब आप लेते हो तो फिर आपके लिए वो बेहतर होता है। अगेन इस इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। तो जैसे अगर डॉलर पीकेआर जो है हमारा ऊपर जाता रहेगा तो इस पूरे सेक्टर को हिट होगी, और बकायदा जो पार्ट्स वाला सेक्टर है इसको बहुत ज्यादा हिट होती है। तो ये अगेन जेब में रखिएगा। ऑटो असेंबलर्स, गाड़ियां बनाने वाली, वो उनको तो होता है ऐसा, लेकिन इनको ज्यादा असर होता है। तो फिलहाल जो है हमारा 1 साल से लगातार आप देखो यूएसडी पीकेआर बहुत स्टेबल है, जिसकी वजह से ये पूरा सेक्टर बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, और साथ साथ कुछ कंपनीज हमारे पास आ भी रही हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। गाड़ियों के ऊपर पॉलिसीज आ गई, जैसे ट्रैक्टर की भी रिसेंटली हमने बात की थी कि ट्रैक्टर के सेल्स रिफंड की एक का मसला पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के साथ। तो वो चाह रहे हैं किसी तरीके से वो हमारा सॉल्व हो, तो उसके बाद हमारे ट्रैक्टर्स की सेल्स ज्यादा बढ़े। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, जो ट्रैक्टर्स के टायर्स वगैरह बना रहे हैं या पार्ट्स वगैरह जो बना रहे हैं उनके ऊपर आ सकते हैं। अगेन गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं। लीजिंग मॉडल्स जो है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि गाड़ियां वगैरह की जो मॉडल्स आप बना रहे हो या फाइनेंसिंग जो दे रहे हो वो अफोर्डेबल है, अच्छे रेट्स पे है। अगेन वो चीज बहुत मैटर करती है। तो अगेन सिमिलर टू द ऑटो इंडस्ट्री, ये भी यहाँ पे यही चीज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे की प्लेयर्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो कंपनीज इनमें आती हैं वो करती क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड लिमिटेड, ये एक कॉन्ग्लोमरेट ही है। इसके अंदर कई सेगमेंट्स इसके हैं। तो एक जो है वो ऑटो के जो सेगमेंट है वो दे प्रोड्यूस ऑटो पार्ट्स, जिसपे एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बनाते हैं और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। मैं आगे जाके इनके क्लाइंट्स भी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि क्लाइंट्स इनको समझना जरूरी है कि कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, और जाहिर सी बात है जब उनका काम चलेगा तो इनका भी काम चलेगा। दूसरा ट्री बैटरी जो है, ये आपको पता है बैटरीज बनाती है। सो दे प्रोड्यूस लेड एसिड एंड मेंटेनेंस फ्री ऑटोमेटिव बैटरीज इंक्लूडिंग डीप साइकिल बैटरीज फॉर सोलर एंड यूपीएस सिस्टम। ठीक है, अब आगे जाके आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो आएगा तो हो सकता है इनको भी काफी इसका ठीक ठाक फायदा हो। एटलस बैटरी अगेन जो है वो बैटरी बनाती है। पैंथर टायर्स जो है वो टायर्स बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, ऑटो पार्ट्स फॉर मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स के लिए भी, बसेस के लिए भी, और एग्रीकल्चर के जो बाकी आपके ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए उनके लिए भी। एक्साइड जो है दिस इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज। तो ये इंडस्ट्री की साइड पे एक्साइड का थोड़ा सा काम ज्यादा है, तो ये चीज वो बनाते हैं। जनरल टायर्स जो है अगेन जैसे टायर्स गाड़ियों के बन रहे हैं, ये भी गाड़ियों के लिए, ट्रक्स के लिए, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, सबके लिए बनाता है। एग्री ऑटो जो है, एजीआईएल जो है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटो पार्ट्स है, लाइक शॉक ऑब्जर्वर्स हो गए या स्टड्स हो गए फॉर कार एंड मोटरसाइकिल्स। ठीक है, ये वो कंपनी बनाती है। लोड्स लिमिटेड जो है ये रेडिएटर्स बनाते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं, शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाते हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिए। बलोचिस्तान व्हील जो है वो अगेन जो व्हील्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिव स्टील व्हील्स फॉर पैसेंजर कार, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। और जो ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज। तो ये सारी कुछ कंपनीज हैं जिनको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसमें ज्यादा और भी कंपनी, जैसे एसपीएल की मैंने बात की थी, तो वो भी एक कंपनी इन्हीं में आती है। तो ओवरऑल देखना ये है कि जो कंपनीज हैं इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं और ये काम क्या कर रही हैं। तो थोड़ा सा काफी हद तक लोगों को नहीं पता ये कंपनीज करती क्या क्या है, तो ये आपको समझना चाहिए कि बिजनेस क्या हो रहा है। अच्छा, थर्ड लिमिटेड के क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कॉन्ग्लोमरेट है तो इनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फूड वाली साइड पे इनके बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं। एटलस बैटरी के जो मेजर क्लाइंट्स हैं उनमें होंडा आती है, टोयोटा आती है, सुजुकी आती है, लैंड रोवर है, होंडा है, ये इनके क्लाइंट्स हैं। पैंथर टायर्स में आप देख सकते हो सारों के तकरीबन टायर्स वगैरह बनाते हैं। सो इट्स अ गुड कंपनी, जो काफी ज्यादा इनमें आप देख भी रहे हो ये क्लाइंट्स इनके बहुत जबरदस्त है। फिर एक्साइड पाकिस्तान बैटरी जो है उसमें आप देख लो हीनो को प्रोवाइड करते हैं, डाइवो को प्रोवाइड करते हैं, होंडा जो है उसको अपना मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है जनरल टायर्स को आप देख लें, सेम कस्टमर्स हैं, वो टोयोटा, होंडा वगैरह सारी कंपनीज आपके पास आ गई। एग्री ऑटो में भी अगर आप चले जाएं तो ये टोयोटा भी है, सुजुकी भी है, इसमें एटलस होंडा भी है। अगेन इनके लिए भी वो सेम है।
लोड्स का लिमिटेड का ही देखें, इन्होंने बहुत जबरदस्त डाटा दिया हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुजुकी जो एक कंपनी है वो 55% काम लोड्स लिमिटेड उन्हीं का करती है। बाकी इसके अलावा इंडस को देख लें, होंडा को देख लें, सारे ही इसमें शामिल हैं, लेकिन मेजोरिटी काम आप देख सकते हो कि जब जब आपकी सुजुकी ज्यादा बिकेगी, ऑल्टो ज्यादा बिकेंगी, तो लोड्स लिमिटेड का भी थोड़ा बहुत काम जो है वहां से ज्यादा आएगा। ठीक हो गया। फिर बलोचिस्तान व्हील जो है इसी तरीके से सिमिलर कंपनीज हैं, इसमें आपके मिलर ट्रैक्टर भी आ गया, अलगाजी ट्रैक्टर्स भी आ गए, वो भी सारे इसमें शामिल हैं। ये आ गया आपका SPEL, और इसमें होंडा है, टोयोटा है, तो ये आपके वो दरवाजे वगैरह प्लास्टिक का जो काम होता है वो इन कंपनीज के लिए वो भी बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्शन असेंबलीज ये थोड़ा मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा क्योंकि ओवरऑल काफी ज्यादा ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। 70% पार्ट्स जो है हमारी गाड़ी के या हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के वो यहीं पे बनते हैं। 90% ऑफ पार्ट जो है वो ट्रैक्टर्स के सारे यहाँ पे असेंबल होते हैं। मेजॉरिटी जो है मटेरियल बाहर से ही आ रहा होता है, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओवरऑल वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स एज वेल। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा बिजनेस तभी चलेगा जब हमें ऑर्डर्स मिलेंगे ट्रैक्टर कंपनी से या गाड़ियों से। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सेल्स वगैरह जो है ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, वो आपने देखा है कि इस साल काफी बेहतरी आई है। दूसरी बात ये कि जो ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी जो लास्ट से मैंने डिस्कस की थी, उसकी वजह से जो न्यू कंपटीटर्स आए हैं, नई गाड़ियां आई हैं, हेवल आया है, BYD अब आ रहा है, और भी जो 13-14 कंपनीज ने ज्वाइन किया है, उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन हुआ है। कंपटीशन से अच्छी क्वालिटी वाली गाड़ियां भी बनी हैं और लोग शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम बिग 3, जो हमारी पहले सुजुकी थी, होंडा थी, या इंडस जो कोरोला गाड़ी थी टोयोटा से, शिफ्ट होके टुवर्ड्स अदर कंपनीज आए हैं, जिसमें Hyundai आ गई, किया आ गई, आपकी हिवेल आ गई, सासगर की। तो ये सारी क्यों हो रही थी कि ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी एक ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट था जिसने पूरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लाया। लास्ट से इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अभी ओवरऑल जो है इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा है। आप ओवरऑल देख सकते हो 500,000 जो है तकरीबन जो वैल्यू आपकी बनती है इन डॉलर टर्म्स, वो आपकी इंपोर्ट्स हैं। अभी एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी थोड़ी सी निस्बतन कम है, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश ये की जा रही है कि इस सेक्टर की जो कुछ एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी मजीद बढ़ाया जाए। तो ये था इस दफा का पूरा सेक्टर का एनालिसिस। काफी डिटेल में थोड़ा सा मैंने बता दिया कंपनी वाइज, क्योंकि लोगों को कंपनीज का आइडिया नहीं है कि जो उनसे कंपनीज में है वो क्या काम करती है। ठीक है, चलें बैक टू यू फराज भाई। सही अमार, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें हम अभी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इस सेक्टर में से? स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, इसमें मेरी जो फेवरेट है एक SPEL, जो आपने ऑलरेडी आज भी कॉल दे दी, GTYR की, ये भी बहुत अच्छी कंपनी जा रही है। ये भी काफी जबरदस्त परफॉर्म करेगी। फिर पैंथर टायर्स जो है वो भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से टायर्स की जो जितनी कंपनीज है दैट कैन डू वेरी वेल, क्योंकि आगे जाके तो ऑटो फाइनेंसिंग का बढ़ेगा। तो ये सारी कंपनीज उन्हीं के साथ रिलेटेड है, एंड आई थिंक कि ये आपको बहुत अच्छा गेम्स देंगे आगे। सही हो गया। हमारे जनरल टायर्स ने, हमने कॉल भी दी थी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 42 से आई थिंक 54 तक भी गया है, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पैंथर टायर्स क्यों स्ट्रगल कर रहा है? पैंथर टायर्स पे एक्यूमुलेशन बॉक्स बना हुआ है, मैं अभी दिखाता भी हूँ चार्ट के ऊपर कि हम पैंथर टायर्स में कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों टायर कंपनी की डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल ऐसा क्या है कि जो जनरल टायर्स परफॉर्म करना शुरू हो गया, पैंथर टायर्स अभी तक डब्बे में बंद है। अच्छा, ओवरऑल देखे जाए ना फंडामेंटल्स में, बाकी भी तो सिनेरियो होते हैं ना, आपकी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। तो जनरल टायर्स जो है, जैसे मैंने अभी आपको मॉडल में भी दिखाया था कि मेरे मॉडल में टॉप पिक आ रही है। मेरे मॉडल में टॉप पिक्स कहाँ से आ रही है कि रेवेन्यू ज्यादा है, प्रॉफिट अच्छा बना रहे हो, कैश अच्छा बना रहे हो, कर्जा निस्बतन कम है, तो वो ओवरऑल सारे फैक्टर्स को मिला के पता लगता है। पैंथर टायर्स ऑलरेडी अभी थोड़ा सा जैसे आपने बताया एक्यूमुलेशन फेज में है, तो इनकी अर्निंग्स थोड़ी सी हिट हुई नहीं है, लेकिन आगे जाके जो है वो अगेन अर्निंग्स इनकी इंप्रूव होंगी, सेल्स इंप्रूव होंगी, तो ये भी उसी साइड पे परफॉर्म करेगा जैसे GTYR परफॉर्म कर रहा है।
चलिए ज़बरदस्त अमार, देखें अब फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के कॉम्बो से आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं कि टेक्निकली हाईलाइट हुआ जनरल टायर्स के ये परफॉर्म कर सकता है। अमार फंडामेंटल्स के ऊपर बैक कर रहे थे और अमार के इन्वेस्टिजिनो मॉडल के ऊपर भी जनरल टायर्स आया था, पैंथर नहीं आया था, इसलिए पैंथर स्टिल एक्यूमुलेशन बॉक्स में। हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये कंपनी में की आपकी सेल्स बढ़ती है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ऑटो सेक्टर परफॉर्म करना शुरू करेगा, तो पैंथर टायर्स के कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, पहले तो इसके ऊपर जो इसका हाई लगा हुआ है इस पूरे बॉक्स का, वो ऐसे है। तकरीबन यहाँ पे जो लेवल था 52 का, जिस टाइम जनरल टायर परफॉर्म कर रहा था, इसने भी कोशिश की कि 52 पॉइंट समथिंग को ब्रेक करे, लेकिन इससे नहीं हो सका। राइट नाउ ये इस रैली का जो 37 से 53 तक की थी, उसकी 0.23 के ऊपर आके रिट्रेस कर रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है। एक तो ये है कि आप इसको 49.5 या 46 के करीब बाय करके इंतज़ार कर सकते हैं, या एक और तरीका इसका ये कि जब ये 54 का ब्रेकआउट दे, ये रैली बना रहा हो, तो उस टाइम ये परफॉर्म करे। ये जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन बॉक्स है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। जब ये बेस को ब्रेक करेगा, इस बॉक्स को ब्रेक करेगा, सो ये अच्छी रैली कर सकता है। सो इम्पॉर्टेंट लेवल इसके ऊपर 54 का होना चाहिए, उसके ऊपर नज़र रखें। हमारा अब आ जाते हैं अपनी टॉपिक्स के ऊपर। जो हम SPL को काफ़ी डिस्कस कर रहे थे, SPL हमने पहले भी कॉल दी हुई थी, आज हमने फॉलोअप में भी देखा, स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि ये बढ़ेगा। अब ये जो इसका बॉक्स था, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा बुलिश डाइवर्जेंस बनी, रिट्रेस हुआ, कंसोलिडेट हुआ, अभी ये 45 के इस बॉक्स को ब्रेक करने वाला है। आज कैप भी हो गया था, और उसके बाद इजी इसके जो टारगेट्स वो 56 के हैं, और हो सकता है ये इसको भी ब्रेक करके एक और अच्छी लेग बनाए। सो ये आज SFEL की प्रीमियम सर्विसेज जो क्लाइंट्स हैं, उनको हमने एक कॉल दे दी थी सुबह, और उसी टाइम फिर ये कैप भी हो गया था। सो ये अमार SPEL को फर्दर आप कैसे बताएंगे? फंडामेंटल्स के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर तो बहुत बेहतरीन लग रहा है। फंडामेंटल्स पे आपके इन्वेस्टिजिनो मॉडल पे आ गया है, ऑटो फाइनेंसिंग होगी, आपका ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा, जाहिर है फिर ये भी परफॉर्म करेगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, हमारे इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं? और सेकेंडली, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये मुसलमान स्टॉक भी है, इसका ये मतलब है कि शरिया भी है। एक हमारे भाई कह रहे थे कि यार ये बता दिया करें शरिया या नहीं। सो ये शरिया भी है, इसके घर के करीब मस्जिद भी है। तो ये बताया हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर, आपको क्या लगता है कि ये इसके क्या प्रोजेक्शंस हो सकती हैं अगर मैं इसको 6 महीने या 1 साल के लिए होल्ड करके बैठूं? अच्छा, मुझे लगता है ये अच्छा खासा आपको गेन देगा ओवरऑल। वैसे मेरे पास फंडामेंटल्स के नंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये जो लास्ट भी इसकी रैली आई थी, इसके ऊपर रेवेन्यू इंक्रीज बहुत आया था। जब हमने लास्ट डिस्कस किया था, तो इसमें मैसिव गेन्स भी थे। ओवरऑल मेरे ख्याल से इसका 2 टाइम्स या कम से कम 3 टाइम्स शायद अर्निंग्स इसकी बढ़ी थी, तो उसका भी इम्पैक्ट इसका बड़ा जबरदस्त आया था। तो गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ मैसिव चांस, अगेन चांस तो नहीं कहेंगे, ओवरऑल मुझे उम्मीद यही है कि बिजनेस इनको आता रहेगा। ये प्लास्टिक बनाते हैं, मेरे ख्याल से ओनली प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ कार के, जो प्लास्टिक वाली दरवाजे वगैरह बनाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर जबरदस्त आएगा। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा शूट करने वाला है। चलें इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा दूसरा है पाक इलेक्ट्रॉन, जो इसमें हाईलाइट हो रहा है। इसने भी बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन बॉक्स, अपने कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके एक रैली की 36.6 तक। अभी आप वापस आके रिट्रेस कर रहा है उस रैली की 0.382 के ऊपर। ये अच्छे लेवल्स हैं, इसकी बाइंग बन सकती है। यहाँ पे अगर कोई स्टॉप लॉस इसका 30.60 का रख रहा है, वो भी रख सकते हैं। 29 का आई थिंक बेहतर स्टॉप लॉस होगा। इस बॉक्स के अंदर इसको दोबारा नहीं आना चाहिए, उम्मीद है नहीं आएगा। करंट प्राइस के ऊपर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बाइंग की। 36.6 इसका फर्स्ट TP, फिर उसके बाद 39.9 ईजीली इसको जो है वो जाके टेस्ट कर लेना चाहिए। अगेन ये भी शरिया कंप्लाइंस स्टॉक है। अमार, इसके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? ट्रांसफार्मर्स का सुनने में आ रहा है इसका बड़ा बिजनेस मिलने लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ओवरऑल पाक इलेक्ट्रॉन जो है, ये हिस्ट्री भी इसकी रही हुई है। जब भी हमारे इंटरेस्टेड नीचे आते हैं, ये एक स्टॉक ऐसा है जो हमेशा परफॉर्म कर जाता है, और ये मार्केट को अक्सर बीट करता है, तो ये भी ज़हन में रखिएगा। पहली चीज ये है कि 9 मंथ्स का अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे, तकरीबन 43% का इसका ओवरऑल इजाफा हुआ है। EPS इसकी डबल हुई है, ठीक है, तो अर्निंग्स पर शेयर इसका डबल हुआ था।
और अच्छा, आप जैसे पावर सेक्टर की बात करें, पावर जो इसका डिवीजन है उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इनका जो अप्लायंसेस डिवीजन है, मुझे लग रहा है वो उसमें ज्यादा सॉलिड इसकी ग्रोथ रहेगी। ऑलरेडी वो तकरीबन 81% का इंक्रीज पिछले साल के निस्बत आ चुका हुआ है, और जो लास्ट इसका क्वार्टर आया है उसमें थोड़ा सा इसने डिसअपॉइंट किया फॉर जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, तो ओवरऑल इसने थोड़ा सा डिक्लाइन किया है क्योंकि लोअर थोड़ा सा रेवेन्यू उसके वहां से हिट हुए थे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से इसके रेवेन्यूज रहेंगे आगे जाके। अगेन आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह जब नीचे है, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी के फ्रिज लेते हैं, फ्रीजर वगैरह लेते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। और अगेन जो पावर डिवीजन वाला काम है, इनका ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह जो ये बनाते हैं, वहां पे भी इसका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है जितनी अप्लायंसेस डिवीजन के है। आगे जाके दे आर प्लानिंग के वो सारी चीजें जो है वो मिक्स करके ओवरऑल एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। पावर सेक्टर वाली पावर डिवीजन वाली साइड पे भी कुछ इनके चीजें प्लानिंग्स वगैरह चल रही हैं, लेकिन जो भी अगर मेरे पास हाईलाइट होंगी तो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में डिस्कस करूंगा। अमर, इसके ऊपर ना एक र्यूमर चल रही थी मार्केट में कि $80 मिलियन के इसके कोई ट्रांसफार्मर के प्रोजेक्ट्स इसको मिलने वाला है, और शायद उसके एडवांस पेमेंट भी हो जाए, जो मुझे लगता है कि मुश्किल है। एडवांस पेमेंट में पता नहीं कौन देता है, लेकिन $80 मिलियन का अगर ये प्रोजेक्ट मिलता है, ट्रांसफार्मर्स की सेल्स इनकी बढ़ती हैं, तो डू यू थिंक कि ये बहुत ज़्यादा इसकी फिर वैल्यू बढ़ जाएगी? बहुत बड़े नंबर्स हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, हो सकता है, लेकिन मेरे र्यूमर्स ये जैसे अगर आप कहेंगे हैं, तो मैं तो सारी सिर्फ देखता हूँ नोटिफिकेशंस, अगर कंपनी की तरफ से आती हैं मैं तभी हाईलाइट करूंगा। तो अभी तक मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा, लेकिन अगर होगा तो लाजमी विल शेयर विद। चले, मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर इसकी आती है ना, फिर इसको देखा जाएगा। बहरहाल टेक्निकल्स के ऊपर ठीक है, अप्लाइंसेस की अगर सेल्स अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, तो फंडामेंटली ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पावर डिवीजन से थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई तो और बेहतरीन परफॉर्म कर जाएगा। ठीक हो गया मार, ज़बरदस्त। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और शरिया स्टॉक को डिस्कस करते हैं, AVN को। AVN ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी कॉल भी दी है। यहाँ पे SFEL के अगर आप लोग क्लाइंट्स हैं तो अभी थोड़ी देर पहले 62.5 पे दी थी, वहाँ से बढ़ गया है 64 समथिंग हो गया। राइट नाउ ये लग रहा है कि इजीली जाके 68 पे 71 को जाके ब्रेक कर देगा। वंस अगेन वो वाला पैटर्न जो मैं काफ़ी टाइम से हाईलाइट कर रहा हूँ कि इंडेक्स बढ़ गया, जो स्टॉक स्ट्रगल कर रहे थे, एक्यूमुलेशन बॉक्स में थे, उनके बॉक्स ब्रेक होना शुरू हो गए हैं। अब वो एटलीस्ट इंडेक्स के को जाके कैच करेंगे या जाहिर है ट्रेंड में आएंगे। तो ये एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, ये एक अच्छी पिक हो सकती है। जब भी नीचे आए इसको बाय करें। अगेन ये 57.6 की बहुत नीचे की बाइंग है। अगर आप करंट प्राइस के ऊपर लेट्स से 10,000 बाय करते हैं, 10,000 आप स्प्लिट कर लेते हैं, 57 पे बाय करते हैं, तो फिर SL आपका 53 का होगा। या अगर आप करंट प्राइस पे ऑल इन हो जाते हैं, अपने पूरे पैसे लगा देते हैं, फिर आप स्टॉप लॉस 56.90 का रखें। TP अब बहुत करीब हो गई है इसकी 67.86, आप लोग 71 को भी रख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरीके से ये ट्रेंड बना रहा है, ये 71 को भी ब्रेक कर जाएगा। इसकी जो रीसेंट रेजिस्टेंस थी 2022 का हाई था, आई थिंक 76 था, या नहीं उससे ऊपर था, ये उसको ब्रेक कर जाएगा, 83 को भी ब्रेक करेगा, और जो इसके 2021 के हाइस थे 104 के, उसको जाके ये टेस्ट कर सकता है। सो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है अभी, और ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा IT सेक्टर के ऊपर ये सेकंड लेग बना रहा है अपनी, उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। क्या लग रहा है, AVN को कोई प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं? अच्छा, एवेंसियन को देखा जाए तो ओवरऑल इनको $multi-million के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, मिडल ईस्ट से भी, साउथ एशिया से भी। आई थिंक $20 मिलियन का एक इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, $25 मिलियन का इनको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ओवरऑल अच्छे हालात जाएंगे एवेंसियन के आगे। काफ़ी अच्छी कंपनी है ऑलरेडी। और दूसरी बात ये कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इसका पहले भी हिट हुआ है, वो हमने ऑक्टोपस में भी देखा था, सेम सिनेरियो चल रहा था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज ऐसी बात है, थोड़ा बहुत IT सेक्टर डॉलर डिपेंडेंट है, तो USD PKR आपका ऊपर नहीं जा रहा था, तो उसमें एक्सचेंज जो गेन्स होते हैं ना, वो उसमें लॉसेस कुछ नजर आए थे ऑक्टोबस के अंदर भी और एवेंसियन के अंदर भी, जो कि गोइंग फॉरवर्ड अगेन वो नहीं लगेंगे, क्योंकि अब आपका USD PKR जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है। और आई थिंक ये भी दिस कुड बी अ गुड पिक। तो IT सेक्टर ऑलरेडी हमने पहले भी कवर किया था कि एवेंसियन हो गया, सिस्टम्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये एक वाहिद एक सेक्टर रह गया था जो कैचअप करने वाला रहता है। तो आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड दिस कुड बी अ गुड पिक। ठीक हो गया मार, थैंक यू।
अच्छा मार्च सेक फिर उसके बाद अच्छा अभी जब हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं जिसमें पेल है, स्पेल है और एवीएनए शरिया स्टॉक्स हैं। अच्छा आईजीआई होल्डिंग्स हमारी आपकी इन्वेस्टिजिनो मॉडल में भी था और ये टेक्निकल्स के ऊपर या तो आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय कर सकते हैं, अगर जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं कहीं नीचे मिल जाता है लेट्स से 165, अभी जहाँ पे क्लोजिंग हुई है 178 के करीब हुई है, 167 से 170 के दरमियान कहीं मिलता है तो वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। मैं अगर इस पैटर्न को पिक करूं या ट्रेड करूं तो मैं इंतज़ार करूंगा इसके ब्रेकआउट का जो कि 188.5 है, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है कि जब ये अपने नए हाइज़ लगा रहा हो, क्योंकि ये फिर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही ब्रेकआउट्स लगते हैं इंस्टेंट आपके टीपीज़ या इमीडिएट टीपीज़ हिट हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये कंसोलिडेशन में चला जाए तो फिर आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो 188.5 या 189 के ब्रेकआउट पे नज़र रखनी चाहिए। ये ब्रेक करता है तो इसके इजी टारगेट्स हैं 225 के, बहुत इजी टारगेट्स हैं। सो इस पे नज़र रखें, बाय स्टॉप लगा के बैठें या इंतज़ार करें, इसको वॉच लिस्ट में रखें, जब ये ब्रेक करता है तो वो करें। जब ब्रेक करेगा उस टाइम फिर इसका स्टॉप लॉस 173.75 का बन जाएगा। हमारा आईजीआई होल्डिंग्स आपकी इन्वेस्टिजिनो मॉडल की टॉप पिक में से इस टाइम ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है। इनके पोर्टफोलियो में तो अभी आप ही मुझे बता रहे थे कि मिचेल फूड से ख़रीद रहे हैं इस टाइम। हाँ बिल्कुल, तो ये एक स्टोरी इनमें चल रही है। सो बेसिकली आज कल रात को मेरे ख्याल से आया नोटिफिकेशन। सो IGIHL जो है ये बाबर अली की कंपनी है, इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। तो ये जो अभी रिसेंटली स्टोरी है कि 40% जो है ये स्टेक अपना परचेज करना जा रहे हैं मिचेल फूड्स के, और मिचेल फूड्स जो है वो आपको नजर आएगा कि वो कैप आज के दिन पे भी कैप हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड शायद वो भी बड़ा स्पीड से ऊपर जाता रहेगा। तो अगेन वो हमने देखते रहे, जैसे FFBL ने भी एक्वायर किया था इसको, सॉरी फौजी FFC ने जो एक्वायर किया था AGL को, तो वहां पे भी आपको नजर आया था कि बड़ी स्पीड से स्टॉक ने परफॉर्म किया। ऑलरेडी ये मिचेल फूड जो है बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। सो ये कहानी इसमें चल रही है। ओवरऑल जो इसकी EPS है IGHL की वो 50% डिक्लाइन हुई है। वैसे ये मेरे मॉडल में एक क्वार्टर पहले आया था, लेकिन जैसे ये जो लेटेस्ट क्वार्टर में इसका अर्निंग्स दे रही है ये निकल गया था वैसे मेरे जो मॉडल है उसमें से, लेकिन जो EPS जो थी उसकी 50% ये डिक्रीज हुई है। दिस वाज बिकॉज ऑफ चेंज इन इंश्योरेंस लायबिलिटीज। एक मैट्रिक्स लिखना पड़ता है क्योंकि इंश्योरेंस की कंपनी है, तो वो उसके अंदर इनको एक हिट आई है जिसमें 3x तकरीबन ओवरऑल इनका आधे से ज्यादा जो है अर्निंग्स वहां पे डिक्लाइन हुई है। वैसे इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त है, ये आप ज़हन में रखिए कि ये एक होल्डिंग कंपनी भी है। होल्डिंग कंपनी है तो पैकेजेस इन्होंने एक्वायर किया हुआ है। पैकेजेस इनके मॉडल में है, इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 30% की इन्वेस्टमेंट उसमें है। फिर उसके बाद मिचेल फूड्स में है, सिस्टम्स में है, पैकेजेस मॉल में है, सीमेंस ग्रुप में है, कोका कोला जो यहाँ पे हमारी जो बेवरेजेस बनाती है उसकी कंपनी के अंदर इनकी होल्डिंग है। तो ये काफी सॉलिड कंपनी है ओवरऑल। अभी थोड़ा सा हिट आई भी है ड्यू टू अर्निंग्स, लेकिन मेरे ख्याल से आगे जाके ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। सही, हमारा आप IGI होल्डिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने MFL का चार्ट भी ओपन कर लिया मिचेल फ्रूट्स का। ये आपकी लास्ट 3 डेज़ में 171 से 231 हो गया और इसने अगेन अपने हाइस रिसेंट जो हाइस थे 220 के उसको ब्रेक करके ये सस्टेन करके अच्छे तरीके से सॉलिड कैप था। पहली बात तो ये मुश्किल है मिलना, इसका फ्री फ्लोट कम होता है, लेकिन अब मिल भी सकता है और ये 282 तक इजीली जा सकता है। लग ऐसे रहा है कि जितनी बड़ी अगेन सिंपल पैटर्न्स में वही डिस्कस किए जा रहा हूँ, ये जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन बॉक्स है, ये जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन है, ये ऐसे यहाँ पे इतने कम रेटों पे नहीं पूरी होती कि 280 पे जाके अपने हाइस डिफाइन कर दे। ये लग रहा है 280 को भी ब्रेक करेगा और जो इसके पुराने हाइस थे 420 और 475 के उसको भी जाके सस्टेन टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल अगर इसको देखें, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है थोड़े शेयर्स इसके लेके पोर्टफोलियो में इसको भी रखना चाहिए। अमार चलें IGI होल्डिंग्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, मिचेल फ्रूट्स का भी बता दें इसकी जो फंडामेंटल्स है। अच्छा, इसके भी नंबर्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक कंपनी है जो कि काफी अरसे से लॉस में चल रही थी और इस साल जो है ये प्रॉफिट में आई है। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि गोइंग फॉरवर्ड जो मैनेजमेंट, अब मेरे ख्याल नजम सेठी इसको शायद लीड कर रहे हैं, तो वो जो है ओवरऑल उसका भी इम्पैक्ट अच्छा ही आ गया है। जाहिर सी बात, अगर मैनेजमेंट अच्छी कंट्रोल उसने कर दिया है तो पॉजिटिव अर्निंग्स आना, काफी अरसे से नेगेटिव रहना, ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ ट्रिगर है। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा बहुत सही रहेगी। चलें, ज़बरदस्त। हमारा नेक्स्ट पिक हमारी क्रेसन स्टील की है। ये हमें बड़ा चाहिए स्टॉक है हमारा। शुरू में जब हमने बुल्स एंड बेयर्स किया था तो ये हमारी कॉल्स के बाद ये हाथ ही नहीं आता था और ये सीधा चला गया था 130 तक।
अब वापस आके रिट्रेस हुआ है, लोग शायद इसको भूल गए होंगे, लेकिन अभी इसमें ABCD का पैटर्न बाकी है स्टिल। यहाँ पे 100 101 अगर कोई यहाँ पे बाय करना चाहता है, बाय करके इंतज़ार करें। उस केस में आपका SL जो होगा वो 85 के करीब होगा, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने B पॉइंट जो 130 उसको ब्रेक करके 155 के करीब भी चला जाए। लेकिन अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि मैं जल्दी ट्रेड्स ओपन कर लूँ और जल्दी प्रॉफिट्स बुक कर लूँ, स्विंग ट्रेड, तो उसके लिए फिर आप ये करें कि जब ये ब्रेक करेगा 115 या 116 को, फिर बाय करें। फिर उस केस में SL आपका 94 का होगा, TP आपकी 155 रहेगी। सो डिसीजन इज़ योर्स कि अगर आपको लेके इंतज़ार करना है तो करंट प्राइस पे अच्छी वैल्यू बाइंग है। अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी TPs हिट हों तो फिर 115 या 116 के ब्रेकआउट्स का वेट करें। अमार 130 के हाई लगा के इस टाइम 100 पे मिल रहा है, 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। फंडामेंटल तो मेरे ख्याल में जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वैसे ही होगा, अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें। नहीं, अगर इसका लेटेस्ट क्वार्टर देखा जाए ना, उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया है इन रेवेन्यूज। अच्छा, मैंने जो भी आपको मॉडल दिखाया था ना, उसमें भी मैंने दिखाया था कि एक साल से लगातार ये मेरे पास मॉडल में आ रहा था जब 20-30 रुपए का था। इसका ये लास्ट जो क्वार्टर गुजरा है ना, उसके अंदर ये था मेरे अपनी अर्निंग्स की बेस के ऊपर मेरा क्राइटेरिया उसने मीट नहीं किया, जिसकी वजह से आपने देखा था कि 130 से दोबारा 100 के पास भी है। तो वहां पे अगेन आप फंडामेंटल की बेस के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। देखें, ओवरऑल कंपनी जब आप फंडामेंटली भी पिक कर रहे होते हैं तो कम से कम एक क्वार्टर के लिए कम से कम एक क्वार्टर का एनालिसिस लाजमी आपको रखना चाहिए। तो लेटेस्ट कुछ नंबर्स इस कंपनी के थोड़े अच्छे नहीं आए थे, जैसे पार्क इलेक्ट्रॉन का भी नहीं आया था, तो उसमें आपने देखा है कि थोड़ा सा वो स्टेबल हो गया या नीचे आया था। अब जो है अगेन, क्योंकि इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए, ये जेन में रखिएगा कि अर्निंग्स पर शेयर इनकी पिछले साल की निस्बत 8 गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ K4 एक प्रोजेक्ट है जो जिसमें अंदर ये काम कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट का फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 जो है वो अभी स्टार्ट है, तो उसके भी जो जितनी भी अर्निंग्स वगैरह आएंगी वो यहाँ पे बिल्कुल जबरदस्त आएंगी आपके पास। अच्छा, तो लास्ट क्वार्टर के अंदर मैंने बात की थी कि अर्निंग्स जो है इनकी थोड़ी सी हल्की वैसे इंक्रीज की थी, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं की। 20% का इंक्रीज था, और दैट वाज बिकॉज ऑफ लो फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट जो है इनको थोड़ी सी निस्बतन कम पड़ी है। इसके अलावा इनके ऑल्टर्न एनर्जी के पावर प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट है इनकी, 100 मेगावाट जो सोलर है इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर भी इन्होंने की हुई है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ बिजनेस। मुझे लग रहा है कि ये काफी अभी भी ठीक रहेगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड इसका हालात ठीक रहेंगे। चलें, ज़बरदस्त अमार। इसका ये मतलब है कि करंट उस पर वैल्यू बाइंग बनती है इसकी करंट प्राइस पे? हाँ, मैं बिल्कुल बनती है इसके ऊपर। ये ब्रेक करेगा ना टेक्निकल्स को, आई थिंक इसको आप बाय कर सकते हो। ठीक हो गया, थैंक यू। फिर इसके बाद है POL। ये हमने कॉल दी थी, शायद इसका SL उस टाइम हिट हो गया था, मुझे याद नहीं है। दोबारा से अगर इसको देखा जाए, यहाँ करंट प्राइस यानी कि बाय 1 जो इसकी बन रही है वो 624 के करीब, फिर उसके बाद बाय 2 वैल्यू बाइंग करें 586 के करीब, SL रखें इसका 540 के करीब, टारगेट इसकी 693, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसको ब्रेक कर जाए। ये इंडेक्स के हवाले से अगर देखा जाए ये लैग कर रहा है, इंडेक्स बहुत बढ़ गया, ये स्टिल वहीं का वहीं है। अगर ये इंडेक्स को कैच भी करता है तो इसमें एक अपसाइड नज़र आनी चाहिए 20-25% की, और लग ऐसे रहा है कि अब ये दोबारा से जो इसकी रैली थी 379 से 695 तक की, उसकी रिट्रेसमेंट 50% को टेस्ट करके अच्छी तरह से एक्यूमुलेट होके बाउंस करना शुरू हुआ है, और अब ट्रेंड में आया है दोबारा से। सो उम्मीद है कि ये कंटिन्यू करेगा, और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट TP जो इसकी 695 की उसको जाके हिट करे। हमारे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स अब कैसा लग रहा है आपको फंडामेंटल्स के ऊपर? अच्छा, ये अगर जैसे आपने डिस्कस किया ना, ये नीचे रहे या ये बहुत लैग करके चल रहा है, मार्केट आपकी बहुत स्पीड से चल रही है, इसकी रीजन ये है कि जो इनका लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसके अंदर इनकी एक्सप्लोरेशन की एक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा आई है, 10 टाइम्स जो इनकी पहले पिछले साल की निस्बत अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो 7.7 बिलियन रुपीस का ना इनका ड्राई वेल के ऊपर जो इन्होंने एक्सप्लोरेशन की थी उसकी कॉस्ट इनको बेयर करनी पड़ी है इस दफा। तो 30 अर्निंग्स पर शेयर लास्ट ईयर क्वार्टर में आया था, इस दफा इनका 9 आया है। तो अगेन वो मैसिव एक डिक्लाइन की वजह से आपको नजर आ रहा है कि ये नीचे है। अच्छा, अब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजरों में क्यों है? उनकी नजरों में इसलिए है क्योंकि ये एक और प्रोडक्शन इनकी होने जा रही है फ्रॉम राजगीर वेल, ठीक है। और ये जो राजगीर है ये इनकी जो प्रोडक्शन वहां से स्टार्ट हो जाएगी वो अप्रैल 2025 में हो जाएगी, और इसमें 30% जो स्टेक है इनका पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का है। तो जब वहां से थोड़ी बहुत प्रोडक्शन आपकी स्टार्ट होगी तो वो भी आपकी रेवेन्यू या अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। यानी फ्यूचर ब्राइट है अभी इसका फिलहाल?
हाँ, आप फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन असल में मैं जब इन्वेस्टमेंट ओवरऑल जब करना देखता हूँ ना फंडामेंटली, तो मैं देखता हूँ कि जब रिजल्ट्स थोड़ा सा आना शुरू हो जाएं या उसका इम्पैक्ट आएगा तो फिर मैं फंडामेंटली उसको पिक करता हूँ। बहरहाल अभी जो है जो सिचुएशन थी वो मैंने बता दी कि एक्सप्लोरेशन कॉस्ट के एक मैटर बहुत ज्यादा की है। अगर वो नेक्स्ट टाइम की आपके नई अर्निंग्स आपकी फाइनेंशियल्स में लगेगी तो आपकी अर्निंग्स अगेन इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, ये जो ड्राई वेल की कॉस्ट पड़ी है, ये इस क्वार्टर में उन्होंने सारी पेमेंट्स कर दी, कॉस्ट आ गई, नेक्स्ट क्वार्टर में तो नहीं आने लगी फिर से? नहीं, अब तो ये नेक्स्ट टाइम देखना पड़ेगा। ये वन टाइम कॉस्ट थी, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लूं, लेकिन इफ एनीवन वांट्स टू गो चेक इट तो ये आप लोग खुद भी देख सकते अगर तो हमारी वन टाइम कॉस्ट थी तो मेरे ख्याल में उसकी फिर इम्पैक्ट आ गया ना। हो करेगा फिर तो। हम्म, चलें, सही हो गया। अमार, अब डिस्कस कर लेते हैं हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है, और चार्ट ऑफ द वीक बता देता हूँ मैं। हमेशा की तरह बहुत से चार्ट्स हैं, जो चाहे वो क्रिप्टो के हों, PSX के हों, गोल्ड के हों, फॉरेक्स के हों, बहुत से अच्छे अच्छे चार्ट्स हैं यहाँ पर, और सब बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो मुझे अच्छा लगा वो लगा यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला का चार्ट था, वो था गरीब वाल सीमेंट का। इन्होंने जहाँ से बताया 46.16 से वो वहीं से बढ़ा, और एग्जैक्टली उन्हीं की TP को जाके इस टाइम उसने टेस्ट किया है, और सीधा सीधा विद इन अ डे और टू ब्रेकआउट के ऊपर, यही मैं बता रहा था कि ब्रेकआउट के ऊपर आपको रिजल्ट्स फ़ौरन मिल जाते हैं। सो ब्रेकआउट पे इन्होंने बाय किया, और उसके बाद एक दो दिन के अंदर ही 46 से 57 या 55 56 जो भी चल रहा है इस टाइम, जाके इसने वो टारगेट्स को हिट कर दिया, ज़बरदस्त। और ये मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत बेहतरीन एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छी अब इन्होंने वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं। सो जब आप सीख के काम कर रहे होते हैं ना, तो उसका मज़ा ही और होता है, और आपके इशारों पे फिर मार्केट्स चल रही होती है, और फिर बहुत मज़ा आता है। ये था। बाकी हमारी कम्युनिटी में बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं। एक दो मैंने गोल्ड की ट्रेड कॉल्स दी थी, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने किया। हसन ने हीनो पाक के ऊपर तकरीबन 189,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। फिर उसके बाद सुहेब हैं, इन्होंने FTMO चैलेंज पास किया है, और यहाँ पे इन्होंने एक इथीरियम और गोल्ड और BTC जो मेरी कॉल्स थी उसको देखते हुए बाइंग करके इन्होंने जाके अकाउंट को पास कर लिया। एक और हैं, उन्होंने भी फंडेड अकाउंट ले लिया, पास कर लिया, शारे के बहुत ज़बरदस्त ट्रेडर हैं। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अगेन एक और चैलेंज पास हुआ हुआ यहाँ पे। गोल्ड कॉल मैंने दी थी, 2666 का ब्रेकआउट था, ऑल्दो हमारा TP अभी तक जाके हिट नहीं हुआ, लेकिन ट्रेड जो है वो अभी इस टाइम ब्रेक इवन है। अच्छे रिजल्ट्स दिखा दिए थे उस ट्रेड ने भी। एक और प्रॉफम पास हुआ हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में क्या कहते हैं, ये इतने अच्छे फंडेड ट्रेडर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो वो इसी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ओवरऑल हमारी ये चल रहा है हमारी कम्युनिटी से। बाकी ग्लोबल मार्केट्स के तरफ आते हैं। डॉलर इंडेक्स तो बढ़ गया, और जो आपने नंबर्स बताए थे वो भी बेहतर हो गए, ऐसे ही हमारा। हाँ बिल्कुल, तो मैंने लास्ट टाइम भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि डॉलर जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ नजर आएगी आपको। और जो लास्ट वीक के अंदर जो CPI का डाटा आना था, मैंने उसके ऊपर बड़ा फोकस करवाया था कि अगर आपका CPI का डाटा एक्सपेक्टेड है ज्यादा आएगा, तो ज्यादा आ गया तो डॉलर आपका स्ट्रेंथ में रहेगा। अच्छा, डॉलर अगर पूरे वीक के अंदर देखा जाए, जो फॉरेक्स लवर्स हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि वॉलेटिलिटी जहां पे मिल जाए फिर पैसा ही पैसा बनता है। तो डॉलर हमने ओवरऑल कम्युनिटी में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट के, उनके साथ भी डिस्कस किया हुआ था, ये स्ट्रेंथ में रहेगा। और इसके अलावा जापान की जो है काफी हद तक स्ट्रेंथ वाली साइड पे जा रही थी, मतलब सारे फैक्टर्स जो है फंडामेंटल्स ये बता रहे थे कि जैपनीज येन ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सेंट्रल बैंक जो उनका था, बैंक ऑफ जापान था, उन्होंने आके ये मेंशन किया कि हमें ये लग रहा है कि हम शायद अभी इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं करेंगे, क्योंकि जापान सिर्फ एक ऐसा कंट्री रह गया था जो इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहा है, बाकी सारे डिक्लाइन वाली साइड पे थे। तो जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया कि शायद हम नहीं करेंगे इसको हाइक, तो उसके बाद आपने जैपनीज येन में नीचे डिक्लाइन देखा। अच्छा, नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी फेडरल रिजर्व बैंक की भी आने वाली मीटिंग, फिर आपकी जापान की भी आएगी, फिर आपकी पाउंड की भी आएगी। अच्छा, पाउंड का एक्सपेक्टेड ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन आएगा तो ओवरऑल पाउंड थोड़ा सा वीक भी चल रहा है। पिछले एक वीक के अंदर थोड़ा सा पावरफुल हुआ था, लेकिन ओवरऑल उसमें वीकनेस है। तो अगर इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो शायद उसमें आपको सेलिंग नजर आएगी। डॉलर के ऊपर इस टाइम प्रेशर है कि डॉलर का आपका CPI जो डाटा है वो बहुत ज्यादा आया है, तो वहां पे शायद हो सकता है कि फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को ना करे डिक्लाइन, हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं करेगा तो फिर तो आपका डॉलर और शूट कर जाएगा, गोल्ड आपका नीचे आ जाएगा, दोनों अपोजिट चलते हैं। और अगर वो नहीं भी करते तब भी मुझे अगर कर भी देते हैं तब भी मुझे डॉलर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में नजर आता है, क्योंकि उसके बाकी डाटा बहुत स्ट्रांग है। सो ये दो चीजें हैं। जापान की जो न्यूज है, जापान की जो मीटिंग है
वो भी ये लग रहा है कि हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट को हाइक ना करें, और अगर उन्होंने ना किया तो आपको जैपनीज येन के अंदर आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। सो पॉइंट बीइंग सिंपल कि अगर आपने वॉलेटिलिटी किसी भी जगह पे देखनी है, पाउंड येन का पेयर उठा लें, आपको नेक्स्ट वीक के अंदर अच्छी खासी इसमें वॉलेटिलिटी मिल सकती है। सही हो गया हमारा, थैंक यू। फिर अच्छा बीटीसी को डिस्कस करते हैं। बीटीसी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना डाइवर्जेंस है तो सही, इसी वजह से वो जो अपने टारगेट्स हमने डिफाइन किया 108 उस पर जाने में टाइम लगा रहा है। अब ये डाइवर्जेंस क्या होती है कि आपकी प्राइस हायर हाइस तो लगा रही है, लेकिन इंडेक्स ये जो आरएसआई है ये हायर हाइस के ऊपर प्राइस का साथ नहीं दे रहा। तो इसका ये मतलब होता है या तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, या यहाँ पे ये थोड़ा टाइम साइडवेज होके इस डाइवर्जेंस को सिंक करे। मुझे दूसरा वाला सिनेरियो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कि ये टाइम लगा के डाइवर्जेंस को सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये सिंक हो रहा है? आप लोगों के केस में अगर बीटीसी को मॉनिटर करते हैं, सो 90,386 ये जो उस दिन का लो था लास्ट वीक, जो थर्सडे या वेडनेसडे को ये जो वॉलेटिलिटी आई थी इसमें लिक्विडिटी, सो ये 90,000 को अब अगर ब्रेक करता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने बेरिश ट्रेंड में कुछ अरसे के लिए चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल लग ऐसे ही रहा है ये बुलिश ट्रेंड है, और ये ईज़िली जाके 109 को जाके, ये जो हमने इसके टारगेट्स निकाले हुए हैं उसको जाके टेस्ट कर सकता है। सो आसान लफ्ज़ों में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 1 आवर के ऊपर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, इवन 5 मिनट्स, उस पे आप लोग बुलिश सेटअप्स देख के इसको ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर आपकी विन रेट बन सकती है। फिर इसी तरीके से अगर मैं इथेरियम की बात करूँ, सो इथेरियम हमारे 2 दफ़ा $4,000 को जाके इसने टेस्ट किया, और 4,085 हमारा टारगेट बनता था जो कि इसने टेस्ट किया, और उसके बाद आके नीचे ड्रॉप हुआ। फिर वो जो 3500 का जो सपोर्ट था वहीं से दोबारा बाउंस किया। इसके ऊपर स्टिल पोटेंशियल है 4000 को ब्रेक करके नई रैली करे, या अगेन ये नीचे कहीं सपोर्ट पे मिलता है 3550, 60, 3600, वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 3245 का इसका एसएल हो, एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि 4085 को जो इसकी हाईज लगी हुई है उसको ब्रेक करे और ये एक नई रैली बनाए। सो ओवरऑल ये था। अगर गोल्ड की बात करें 1 आवर के ऊपर देखें, लास्ट उसमें एपिसोड में मैंने ये हाईलाइट किया हुआ था कि ये 2666 को जब ब्रेक करेगा तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ जाएगा, और ये बढ़ना शुरू हुआ 27, 23, 25, ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी 2 दफ़ा इसको हमने हाईलाइट किया हुआ, वहीं तक ही जाके इसने टेस्ट किया और फिर वहाँ से ड्रॉप होके इस टाइम उसी कंसोलिडेशन बॉक्स को आके टेस्ट कर रहा है। सो यहाँ से फ़िलहाल अगर देखा जाए, वेट करें थोड़ा सा, एक और लोअर हाई बना के लोअर लो बनाए, यहाँ पे डाइवर्जेंस आनी चाहिए बुलिश, फिर एंट्री ली जा सकती है। उसके लिए अगेन बड़ी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी है आपको। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसका आसान सा फार्मूला ये है कि 2694 के ऊपर बाय स्टॉप लगाएं, 2666 के ऊपर एसएल लगाएं, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे 2725 या इसको भी जाके ब्रेक कर दें। लॉन्ग रन में 2025 में मुझे लगता है इसके $3200 के टारगेट्स बन सकते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो करूँगा। अच्छा, ये हो गया। फिर अगर हम नास्डैक की बात करें, लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि ये इसके ऊपर डाइवर्जेंस है, नीचे आए डाइवर्जेंस सिंक हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, फिर बाइंग करनी चाहिए। 21,200, 400 या 21,000 में कह रहा था कि इन लेवल्स पर आए बाय करें। 21,300 को उसने टेस्ट किया, फिर बढ़ना शुरू हो गया 21,770। यहाँ से ये हाइस तो लगा रहा है, ये लगा देगा आज। अगर ये 21,800 को ब्रेक करता है तो डाइवर्जेंस क्रिएट कर देगा। स्टिल इसमें पोटेंशियल है। 23,500 की हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं। वंस अगेन ये नीचे कहीं मिलता है हायर लोस पे, नैस्डैक बाय ऑन डिप्स या बाय ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जहाँ पे बुलिश सेटअप्स नज़र आते हैं, वहाँ पे बाय कर सकते हैं इसको। स्टिल इसमें पोटेंशियल है और इसको भी राइड किया जा सकता है। सो ओवरऑल हमारा ये है कुछ कमोडिटीज़ और ग्लोबल मार्केट से। बाकी मेरे ख्याल में अब रैप अप करते हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है हमने। चलिए रैप अप कर लेते हैं जी। अगेन बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस, हमने फंडामेंटल्स को भी आज बहुत डिस्कस किया, टेक्निकल्स को भी देख लिया, ओवरऑल सिनेरियोज हमने, टॉपिक्स भी हमने आप लोगों को बता दिए। फंडामेंटली जो नेक्स्ट वीक के अंदर ग्लोबल जो इवेंट्स होने हैं जिसमें फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं और सिंपल बात है यहाँ पे है कि घबराना नहीं है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं।
और आगे भी हालात इंशाल्लाह पाकिस्तान के तो बहुत बेहतरीन है, और आगे आपने इंडिकेटर्स भी देखे, दोज आर वेरी स्टेबल। तो बुलिश रहे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर भी, और हल्का फुल्का अगर आपको मार्केट नीचे भी नजर आती है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से एंड सब हमारी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।